सो फ्रेंड्स मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते हुए और इस पूरे सिनेरियो में इस पूरे टाइम में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और उसकी पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस जर्नी की मैं यहाँ पर कर रहा होता हूँ वो भी एक पॉइंट है इस वीडियो का जो कि बात करेंगे आगे। लेकिन आज मैं एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था तो उन साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो मुझको जब पॉइंटर्स मैं उनको बता रहा था तो मुझे दिमाग में खुद ही ख्याल आ रहा था कि मैं ये चीज़ें एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर लेके आता हूँ क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं 16 के करीब पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चाहे ये वीडियो एडिट जो कर रहा हो अयान कर रहा हो यानी कि मेरा बड़ा वाला बेटा अगर कर रहा हो या कोई एडिटर कर रहा हो, इन एनी केस जो भी कर रहा होगा तो उसको भी सुनाई देगा और मेरे जो छोटे वाले बेटे हैं दोनों अहमद और साद वो भी कभी-कभी मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लेते हैं, तो हो सकता है आज से 10 साल बाद जाकर ये पुरानी वीडियो वो देख रहे हों। तो उनके लिए भी एक लर्निंग होगी कि जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये चीज़ें समझें क्योंकि जो मैंने ये चीज़ें अगर मुझे पता होती आज से 15 साल पहले तो लिटरली मैं डिफरेंट एक ट्रैक पे चल रहा होता। अगर आपने मेरा ये चैनल पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं आप, तो मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रिलोकेशन इन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा होता हूँ इस चैनल के ऊपर और इसके अंदर हम जो भी मेरी अपनी जर्नी होती है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नो फाइनेंशियल एडवाइस इन एनी ऑफ माय वीडियोज़ जो भी मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी स्टोरी होती है या जो मैं जिन चीज़ों से गुज़रा हुआ होता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में भी मैं बात करता हूँ, इस चैनल के ऊपर उन सबको मैंने खुद से टेस्ट किया होता है, ट्राई किया होता है। कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ, तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहले मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ या खुद उसको यूज़ करता हूँ एंड देन मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बताना मेरे लिए क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं होता। एनीवेज़ अगर पहले पॉइंट की तरफ चलें तो पहला पॉइंट ये है कि यू शुड स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जो प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। इस तरह से रुकती है कि वो हर चीज़ के बारे में ब्लेम कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरे फादर ने ये किया होता तो आज मैं यहाँ होता, मेरे फादर ने अगर मेरे लिए ये कर दिया होता तो मैं आज यहाँ होता। बहुत आसान होता है ये चीज़ कहनी। लेकिन इस चीज़ को आपको अब अगर सोच है इस तरह की तो ख़त्म कर देना चाहिए। आप 25 इयर्स के हैं, 35 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं और अगर अभी भी इस तरह की बात करेंगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टार्ट है इसके अंदर और जब भी मैं स्टार्ट्स की बात करता हूँ, या तो वो यूएस के होते हैं या यूके के होते हैं क्योंकि उन जगहों पर बड़े अच्छा डेटा अवेलेबल होता है, तो मैं वहीं से पुल आउट करता हूँ ये जिस जिस तरह की भी स्टार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट ये है कि 76% जो लोग वेल्दी होते हैं, जो कंसिडर किए जाते हैं वेल्दी, उन्होंने जो इनहेरिटेंस की बात करें ना, तो कुछ भी इनहेरिट नहीं किया होता। यानी कि जो अमीर लोग हैं यूएस के अंदर या इवन यूके के अंदर, तो 76% ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ की किसी तरह का भी कोई इनहेरिटेंस का कंपोनेंट नहीं है उनकी वेल्थ के अंदर। उसमें से भी जो 76% में से भी 34% ऐसे लोग हैं जो पुअर बैकग्राउंड से थे और 45% ऐसे लोग हैं जो मिडल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि आपकी जो भी अम्मा-अब्बा ने कुछ भी कर लो और ये मैंने अपने पीयर्स में भी देखा है जो हमारे पुराने स्कूल फेलोज़ थे, क्लास फेलोज़ थे। हमने ये देखा है कि जो उनकी फैमिली का स्टेटस था, जो उनकी ख़ानदान का स्टेटस था, अब्बा जिस तरह का भी कमा रहे थे और आज अगर देखें आज से 15-20 साल बाद जब हम देखते हैं तो जो वेल्थ डिस्पैरिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जिनके ख़ानदान अमीर थे वो आज वो लोग भी अमीर हों या जो उस वक़्त गरीब था वो आज अमीर ना हो। सो इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रगल ऑफ सिंगल पर्सन मेरे ख़्याल से ठीक है, आपको एक डेफ़िनेटली हेड स्टार्ट मिलता है, लेकिन उस हेड स्टार्ट को बहुत ईज़िली कवर कर सकते हैं अगर आप खुद मेहनत करते हैं और खुद ये माइंडसेट खत्म करते हैं। अगला पॉइंट है क्रिएट मोर देन यू कंज़्यूम। अच्छा ये चीज़ मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा हुआ है क्योंकि मैं खुद तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो इसलिए मुझको ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन अभी टॉम कॉर्डली कोई एक बंदा है, रिच हैबिट्स उसकी शायद कोई पब्लिकेशन है। उसके अंदर मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसने लिखा था कि 67% ऑफ वेल्दी वॉच्ड लेस देन एन आवर ऑन टीवी इन अ डे, यानी कि 1 घंटे से कम जो 67% लोग हैं जो कि वेल्दी हैं, वो 1 घंटे से कम टीवी देखते हैं। ये उसकी रिसर्च है और 77% ऑफ द पुअर, अब पुअर की क्लासिफिकेशन क्या है ये आप वहीं जाके देख सकते हैं उस रिसर्च के अंदर मैं लिंक लगा दूँगा जहाँ से मैंने ये देखा था। 77% ऑफ द पुअर वॉच्ड मोर देन एन आवर ऑफ द टीवी। तो यानी कि जो आपके अमीर लोग हैं, जिसको आप वेल्दी कहते हैं, वो लोग 1 घंटे से कम टीवी देखते हैं, 67% ऑफ द टाइम। जो 77% जो पुअर हैं, जो जिनके पास स्ट्रगलिंग है, पैसे नहीं हैं, वो लोग 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो ये जो क्रिएटिंग और कंज्यूमिंग का डिस्पैरिटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैं जैसे दुबई में हूँ, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेंडिंग के आदी हो जाते हैं।
तो एक तो ये चीज़ होती है ना कि स्पेंड आप कर रहे हैं, गलत स्पेंड कर रहे हैं, पैसे गलत स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बात करते हैं, हम कहाँ, हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम स्पेंड कहाँ करेंगे? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है। आप शायद स्पेंडिंग की आदतें आपकी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी टाइम स्पेंड करने की आदत है, वो गलत है। अब जब उस पे बात आती है तो बहुत सारे लोग मुझे पुशबैक करते हैं और मैं उस पे बात करता हूँ क्रिकेट मैचेस की, मैं उस पे बात करता हूँ नेटफ्लिक्स की, मैं उस पे बात करता हूँ फ़ुज़ूल में टीवी देखने की, मैं उस पे बात करता हूँ फ़ुज़ूल में व्हाट्सऐप के ऊपर लोगों से डिस्कशन करने की, जो कि एकदम टॉक्सिक किस्म की डिस्कशंस होती हैं जो मैं देखता हूँ। सो अगर उस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व्ड हैं तो यू आर एज़ गुड एज़ और एज़ बैड एज़ स्पेंडिंग माइंडलेस मनी, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो अगर आप पैसों की बात करेंगे तो ठीक है, पैसे आप खर्च नहीं कर रहे क्योंकि है ही नहीं आपके पास। लेकिन आपके पास जो टाइम है, जो कमोडिटी आपके पास है, आप उसको ही सही से यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर वो बात फिर बराबर ही हो जाती है मेरे ख़्याल से। चाहे आप पैसे खर्च करें, टाइम गलत इस्तेमाल करें, टाइम इज़ मनी। तो उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखें और इस चीज़ को अवॉइड करें कि टाइम गलत जगहों पे स्पेंड ना हो। थर्ड चीज़ आती है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जब मैं आज से पहले जब यूट्यूब नहीं कर रहा था, उस वक़्त मेरे पास नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती थी, रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी, नॉर्मल फिक्स इनकम की के जो रिटर्न्स आते थे वो होते थे। लेकिन जब से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, मेरे पास मैंने नेशनल के अंदर जब मैं न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यू दिया था यहाँ यूएई में, तो मैंने भी बताया था कि 26 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है मेरी। तो लोग परेशान हो गए, तो ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, 26-27 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, लेकिन अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर भी दूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हो सकता है 2 या 3 स्ट्रीम्स निकल रही हों, तो अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर भी दूँ, तब भी 7 से 8 तो बन ही जाती हैं स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हैं। सैलरी अलग है, इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। सो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर किसी की सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी से पैसे आ रहे हैं, तो वो तो जैसे आई थिंक वॉरेन बफे ने ही कहा था कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़े मज़े का स्टार्ट है। अगेन मैं दोबारा से यूएस और यूके को एक बेंचमार्क बनाऊँगा यहाँ पर, जो स्टैट्स वहाँ से मिल रहे होते हैं। 65% वेल्दी जो होते हैं वहाँ पर, वो 3 इनकम स्ट्रीम्स उनके पास होती हैं। और अगर 4 इनकम स्ट्रीम्स की बात करें तो जो लोग वेल्दी हैं उनके पास 45% इतने लोग हैं जो कि 4 इनकम स्ट्रीम्स उनके पास हैं। जबकि एट द सेम टाइम जिन लोगों को पुअर क्लासिफाइड किया जाता है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 इनकम स्ट्रीम है और सिर्फ़ और सिर्फ़ 6% ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम है जो कि पुअर क्लासिफाइड होते हैं। यानी कि आप इस तरह से ले लें कि अगर आप नॉर्मल सी कोई फ़र्ज़ करें, आप अपने ऑफ़िस बॉय की बात करें, तो उस बेचारे के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि वो ऑफ़िस जाएगा, वहाँ पर काम करेगा, अपना टाइम लगाएगा वहाँ पर अपने ऑफ़िस के अंदर, चाहे टी बॉय हो, चाहे कुछ भी हो, और वो वापस आ जाएगा घर पे और फिर उसके बाद वो अपना टाइम है, उसका मर्ज़ी है, जो करना है उसको कर ले। लेकिन इसके अलावा कोई उसकी इनकम स्ट्रीम है भी नहीं और वो सोचता भी नहीं है उसके बारे में। इसी तरह से कोई 9 टू 5 जॉब कर रहा है, वो भी शायद कोई छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना ले या छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट कर ले, उसके हिसाब से वो सोच रहा होता है। लेकिन साइड हसल्स बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। तो साइड हसल्स को मेन हसल्स में आने के लिए या मेन इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना आसान काम नहीं होता। तो जैसे ये स्टार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। हैबिट नंबर 4 है, मैं इसकी बात करूँ, तो अपना एटीट्यूड जो पैसों के साथ है, वो थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा खराब होता है और ये रूट ऑफ ऑल ईविल है, तो ये चीज़ अगर आप सोचते रहेंगे इस तरह से, तो फिर कभी भी आप पैसे को अचीव भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप यही सोच रहे हैं कि जो चीज़ खराब है तो वो आपको मिलेगी क्यों? जब आप ये ऑलरेडी ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में ये है कि ये चीज़ है ही नहीं अच्छी, तो वो आपको नहीं मिल सकती। तो इसीलिए एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी ये चेंज होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि मनी कैन्ट बाय हैप्पीनेस, तो आप उनसे पूछें जो लोग यूएई में हैं और अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते जस्ट बिकॉज़ उनके पास पैसे नहीं होते या उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, आप उनसे पूछें, जो लोग अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज़ उनके पास इतनी इनकम नहीं है। क्योंकि अगेन बात मनी की आती है। जितना भी आप दुबई को मटीरियलिस्टिक बोल रहे हैं, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। वेस्ट के अंदर भी आपको आपके लेट्स से मैं कनाडा की बात करूँ, तो आपके पेरेंट्स को आप जब तक नहीं बुला सकते जब तक आप इसकी आपकी स्पेसिफिक इनकम रेंज में आप नहीं आते। आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, आपकी इनकम भी शो करनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसे भी शो करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका जो पैसों का टुवर्ड्स मनी जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। इसको एक कमोडिटी है जो बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, जो आपकी लाइफ के अंदर लाइफ चेंजिंग कमोडिटी है। जब हम बात करते हैं ना किसी बिज़नेस की कि भाई वो लाइफ चेंजिंग उसने रेवेन्यूज़ बनाए उसके बिज़नेस ने, तो वो यही होता है कि आपकी लाइफ में आप एक स्टेप से डिफरेंट स्टेप पे आ जाते हैं, 2-3 स्टेप्स ऊपर चले जाते हैं। तो ये
अगर टारगेट रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं ये नहीं कहता कि हर वक़्त आप पैसों की बातें करें। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपका चैनल है, आप हर वक़्त पैसों की बातें करते हैं। तो वो इसलिए करता हूँ भाई, ये यूट्यूब है। अब यूट्यूब के ऊपर आपको अपनी नीश बनानी होती है। जब तक आप अपनी नीश नहीं बनाएँगे, आप हर तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। मुझे भी दिल चाहता है कि मैं कभी-कभी फ़िलॉसफ़ी की बातें करूँ या ऐसी बातें करूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से रिलेट ना करें। लेकिन क्योंकि चैनल इस तरह का है, जब तक मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा, जब तक मेरी अथॉरिटी क्रिएट नहीं होगी यूट्यूब के ऊपर, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एट द सेम टाइम आपको जो एक नॉर्मल बंदा है, उसका एटीट्यूड मेरे ख़्याल से इस वक़्त उस तरह का नहीं होता। मेजॉरिटी लोगों का इस तरह का नहीं होता कि वो अपने पैसों को सही से देख सकें या सही से उसको मैनेज कर सकें। नंबर 5th पॉइंट के ऊपर कुछ दिनों पहले मैं अपने एक कोलीग से बात कर रहा था, तो वो मुझसे हेल्प ले रहा था। वो कह रहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ डिग्री करूँ या ना करूँ, एमबीए करूँ कि ना करूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि एमबीए तुम क्यों कर रहे हो? अब फिर वो एमबीए के अंदर ज़ाहिर-सी बात है पैसे देखना होते हैं कि यहाँ पर दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम नीचे से चलते हैं। तो मैंने कहा अगर तुम नीचे से चलोगे तो उस एमबीए का फ़ायदा क्या होगा? मैं इस मेरा सजेशन कभी भी किसी को नहीं होता कि प पढ़ाई ना करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई बेकार काम है, मेरे ख़्याल से पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दी थी कि कनाडा के अंदर अगर आप ने डिग्री ली हुई है, कोई ख़ास छोटी-मोटी डिग्री ली हुई है और अगर आपकी कंपनी फ़र्ज़ करें ऐसी है जो कि आपको ट्रांसफ़र कर रही है यूएस, या लेट्स से आपको खुद यूएस से कोई ऑफ़र आ रही है, तो वहाँ पर जो टीएन वीज़ा होता है, उसके लिए भी डिग्री चाहिए। तो इमिग्रेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, कहीं भी आपको डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वन्स आपने डिग्री ले ली और आप प्रैक्टिकल वर्कफ़ोर्स में चले गए, अब आपकी डिग्री मेरे ख़्याल से उस तरह की वो मैटर नहीं करती। डिग्री से आप अपना जो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग ऑफ़ कोर्स वो तो होती है, लेकिन जो आपकी जो लोग आपको मिलते हैं, क्योंकि आप एक जगह पर लर्न कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोग आपको मिल रहे होते हैं, उसके अंदर आप नेटवर्क बना रहे होते हैं। वो जो नेटवर्क बन रहा होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जो एक प्रोग्राम है मनी माइंडसेट मास्टर क्लास, जो कि मैं, नदीम भाई और हमाद भाई कर रहे होते हैं, उसकी एक पॉडकास्ट हमने की थी। वो बड़ी ज़बरदस्त, लोग हमें फीडबैक देते हैं कि अच्छी पॉडकास्ट थी। वो उसका लिंक मैंने लगा दिया दोनों की। 3 लोग भी थे और नदीम भाई सेपरेटली भी थे जब वो यहाँ पर आए थे दुबई। तो हमने दोनों पॉडकास्ट की थी, उसका लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उस पॉइंट पर उन पॉडकास्ट के अंदर फिर मनी माइंडसेट मास्टर क्लास जब होती है, 3 कोहोर्ट्स 2 कोहोर्ट्स हो चुके हैं, तीसरा कोहोर्ट होने वाला है उसका। तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर, वो एक नेटवर्क का फ़ायदा हो रहा है। जितने लोग वहाँ पर आते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। पिछले ग्रुप्स और पिछले जो सेशंस होते हैं या कोहोर्ट्स होते हैं उसका, और जो सेकंड कोहोर्ट्स था उनका भी हमने कंबाइन करने का सोचा है कि कंबाइन करेंगे। फिर एक कम्युनिटी बनती है, जब कम्युनिटी बनती है तो आपस में भी बात करते हैं, इसमें ब्रेकआउट सेशंस भी होते हैं जो आपस में इंटरेक्शन होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डिग्री इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कम्युनिटी बिल्डिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह के कोहोर्ट्स में जा सकते हैं, इस तरह की सेशंस ले सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। बट एमबीए में कॉस्ट कितनी आती है और एमबीए आप कहाँ से कर रहे हैं? एमबीए में और फिर अगेन जो मुझसे वो जो बात कर रहा था कोलीग मेरा, वो कह रहा था वो कंप्लीटली ऑनलाइन करेगा। मैंने कहा ऑनलाइन करने का फ़ायदा क्या है? ये तो फिर तुम्हारी सिर्फ़ और सिर्फ़ बुकिश नॉलेज हो जाएगी। वो तो तुम बुक्स पढ़ के भी ले सकते हो। तुम्हें सिर्फ़ डिग्री के लिए एमबीए करना है, अगर किसी इमिग्रेशन के लिए एमबीए करना है, फिर एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ एमबीए करने का फिर क्या फ़ायदा? अगर डिग्री के लिए, डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ़ लेने के लिए, ताकि मुझे, लेट्स से मैं कनाडा में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझको एक बम्प मिल जाए मेरा सीआरएस स्कोर का, वो एक अलग सीन है। बट कुछ लर्निंग के लिए और कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी जॉब चेंज करने के लिए, अपनी जॉब में अपलिफ्ट होने के लिए या कोई और काम करने के लिए, तो फिर उस एमबीए का फिर अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। बट मेरे ख़्याल से जो मास्टर क्लासेस होती हैं वो ज़्यादा आपको एक नेटवर्किंग प्रोवाइड कर सकती हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप को डिस्टेंस करना नेगेटिव पीपल से। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह से किया कि मेरी लाइफ़ के अंदर क कुछ लोग नेगेटिव थे, लेकिन मैंने उनको चैलेंज लिया। मैंने कहा अब ये लोग जो बोल रहे हैं ना, हम इसके अगेंस्ट ही करेंगे और जो ये कह रहे हैं 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर इनको गलत प्रूफ करके दिखाएँगे। तो वो मैंने अपने लिए चैलेंज लिया, लेकिन ये सारे लोग नहीं कर सकते। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको नेगेटिविटी समझ नहीं आती है, आपको नेगेटिविटी, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपके ऊपर ओवरशैडो करने लगते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से दूर हो जाएँ। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी फैमिली होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके नेबर्स होंगे। तो कुछ लोगों को तो आप नहीं अवॉइड कर सकते, आप अपनी फैमिलीज़ में नेगेटिव लोगों को हो सकता है अवॉइड ना कर सकें, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स में नेगेटिव हैं, उनको आप बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं। पहले उनको चेंज करने की कोशिश करें, फिर उस जो भी बात कर रहे हैं उसको चैलेंज लेने की कोशिश करें, और अगर ये 2 चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर अवॉइड कर दें। फैमिली के अंदर किस तरह से करना है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे ख़्याल से आपको अपने हिसाब से पॉज़िटिव माइंडसेट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने ये खुद देखा है
कि अगर मेरा माइंडसेट पॉजिटिव होता है, तो मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ और अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट में होऊँगा, तो मैं फिर पूरा-पूरा दिन, 2 दिन भी ज़ाया कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव और यही चीज़ वर्क प्लेस के अंदर भी है। वर्क प्लेस के अंदर भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब उसमें ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये अगेन हम मनी माइंडसेट के अंदर ये बातें करते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑफ़िस के अंदर पॉलिटिक्स है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें अगेन इस वीडियो का पार्ट नहीं है, इस वीडियो का स्कोप नहीं है उस बारे में बात करना। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव इन ऑल केसेस और अगर एज़ आई सेड पॉजिटिव रहना मुश्किल है, तो ट्राई करें उस चैलेंज को आप लें और फिर उसको जो सामने वाला नेगेटिव बंदा है, उसको गलत प्रूफ करके दिखाएँ। सो दैट इज़ आई थिंक समथिंग सम काइंड ऑफ चैलेंज जो आप ले सकते हैं। हैबिट नंबर 7 जर्नलिंग की है। अच्छा ये चीज़ मुझे जब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे जब से लिंक्डइन का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझको पता चलता है मेरे पास एक बहुत बड़ा नोट है जो मैं लिंक्डइन के ऊपर जब भी कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं पहले नोटपैड में लिखता हूँ अपने पास, चाहे वो एप्पल नोट्स हो, चाहे वो मैकबुक के ऊपर जब नोट्स एप्लीकेशन है, मैं एक जगह लिख रहा होता हूँ कॉन्स्टेंटली ताकि मेरे पास रिमाइंड आई आई कीप ऑन बिकॉज़ आप जब पूरा दिन गुज़ार रहे होते हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ आ रही होती हैं और ये स्टोरीज़ बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल होती हैं और जब आप यही चीज़ कन्वर्ट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो लोग रेज़ोनेट करते हैं और जब लोग रेज़ोनेट करते हैं, तो आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है। ऑडियंस बिल्ड होती है, तो ऑफ़ कोर्स एज़ आई सेड बिफोर के फिर कंटेंट क्रिएशन होती है और कंटेंट क्रिएशन के अंदर आजकल जो बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम जो मुझे फ़ायदा होता है, ऑफ़ कोर्स मुझे पैसों का तो फ़ायदा होता है, बट एट द सेम टाइम जो मुझे पर्सपेक्टिव मिलता है, जो लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं आज किसी को भी रीच आउट करना चाहूँ लिंक्डइन के ऊपर कि मुझसे पॉडकास्ट कर लें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर मतलब एक अच्छे लेवल के ऊपर मैं चाहता हूँ किसी सीटीओ सीईओ से बात करना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। उसका रीज़न क्या होता है? मेरा कंटेंट होता है, मेरा जो भी कंटेंट क्रिएशन हुई हुई भी होती है, यूट्यूब होता है और जो जो लिंक्डइन है। बाय द वे यूट्यूब का इंग्लिश चैनल भी अलग से है, तो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो जर्नलिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नोट टेकिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो और मैं सबको कहता हूँ कि अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कंटेंट का आइडियाज़ कैसे कहाँ से लाते हैं? मैं कहता हूँ फिर मैं अपना ये नोटपैड दिखाता हूँ। भाई देखो ये आइडियाज़ हैं जो जनरेट हो रहे हैं ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स, 8 मंथ्स। ये लिंक्डइन के लिए मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये यूट्यूब के लिए मेरे पास नोशन में एक सेटअप है। तो लिंक्डइन के लिए जो चीज़ है अगर आप देखें तो अब पिछले 6-8 महीने में जो मैंने पोस्ट्स की हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो सारी की सारी मेरे नोटपैड के ऊपर मौजूद हैं। तो इसलिए वो किस तरह से? वो इस तरह से ही हैं कि मेरे पास जब भी कोई आइडिया जनरेट होता है, मैं फ़ौरन उसको लिख लेता हूँ। व्हाट्सएप नोट भी कभी-कभी मैं वॉइस नोट सेंड कर देता हूँ। तो जर्नलिंग की हैबिट बहुत अच्छी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसी जर्नलिंग की हैबिट से मैं हमेशा जब भी पर्सनल फाइनेंस की वीडियोज़ बनाता हूँ, ये हैबिट नंबर 8 में आता है कि ट्रेस एंड ट्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझसे लोग जब पूछते हैं कि हम बजट कैसे करें? तो मैं कहता हूँ बजट से पहले आप ट्रेस एंड ट्रैक की आदत अपनाएँ। उसके अंदर जो मैं उसको किसी ऐप के थ्रू नहीं करता, मैं सिंपल एक गूगल शीट के थ्रू कर रहा होता हूँ इस चीज़ को और अगेन इसमें मेरा एक कोर्स भी है, जिस कोर्स के अंदर मैं डिटेल में इस पे बात की हुई है। जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए कोर्स है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और प्रोडक्टिविटी का अलग से एक कोर्स है और उर्दू के लिए अलग से कोर्स है। तो वो तीनों कोर्स अभी तक जो बनाए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स उसकी है और अगर जो डिस्काउंट कोड होगा वो भी आप जब कोर्स के लैंडिंग पेज पे जाएँगे और उसके बाद चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट कोड भी नज़र आ जाएगा। सो एनीवेज़ ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे आज अगर मैं देखूँ, पिछले 3 साल में, 2 साल में जो मैंने यूट्यूब पे खर्चा किया है ऑलमोस्ट आई थिंक 23 जो मुझे याद पड़ा है जुलाई 23 से लेकर अब तक मैंने यूट्यूब के ऊपर 40,000 दिरहम्स का खर्चा किया है। ये चीज़ मेरे पास ट्रैकिंग, ट्रेसिंग का सिस्टम मौजूद है इसलिए मुझे पता है। मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँगा तो मुझे पता होगा किस महीने कितना खर्चा हो रहा है। कब मैंने लैपटॉप लिया था, कब मैंने कौन-सा कैमरा लिया था, कब मैंने बच्चों को मैकबुक दिलवाया था ताकि वो भी मेरी वीडियोज़ एडिट कर सकें, सो एंड एंड सो फोर्थ। तो मुझे ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग से पता चलेंगी। इसी तरह से मुझे ये भी पता है कि पिछले सालों में मेरा ग्रोसरी का एक्सपेंस कितना आ रहा है, मेरा बिजली का बिल का एक्सपेंस कितना आ रहा है, मेरा फ्यूल का एक्सपेंस कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें मुझको आइटमाइज़्ड लेवल के ऊपर नज़र आएँगी। अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने तक यही चीज़ कर लेंगे ना बगैर बजट किए, तो आपको पिक्चर सामने आना शुरू हो जाएगी कि आपका खर्चा कहाँ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम इनकम का है, तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम स्पेंडिंग का है, तो वो भी पता चल जाएगा। तो स्पेंडिंग का प्रॉब्लम अगर है, तो वो आप ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हैबिट नंबर 9 मैं हमेशा से स्प्लर्जिंग नहीं की मैंने कभी भी माइंडलेस स्पेंडिंग नहीं की, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इन्वेस्टमेंट्स मैंने गलत की हो सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अब मेरे पास कोई भी नया पैसा आता है या कोई बोनस मिल रहा होता है या कहीं से कोई डील होती है तो उससे पैसे आते हैं। तो वो जो पैसे हैं मुझे पता होता है कि उनकी एलोकेशन कहाँ होनी है।
यानी कि नॉर्मल जो सैलरी आती है वो तो मुझे पता ही है कि वो कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पर जाएँगी, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ जाएँगी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ जाएँगी। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स बल्कि अगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर यूएई में रहते हैं, जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, तो जितने भी मैंने जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, जैसे स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, अमाना हो गया, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रेफ़रल कोड्स मिल जाएँगे, रेफ़रल बोनस मिल जाएँगे, अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए समवेयर बिटवीन $100 टू $200, $300 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको समवेयर बिटवीन 25 टू $100 का रेफ़रल बोनस मिल सकता है। सो मेरा अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि अगर मुझको बहुत कुछ पैसे मिले और मुझे पता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं क्या करूँ? अगर मुझे पता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँगे, तो मुझे पता है कि यार मैं इनको एक ईटीएफ के अंदर डाल दूँगा। बीडब्ल्यूआरए का ईटीएफ है, नॉर्मली मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। बहुत लॉन्ग टर्म वाले जो पैसे होते हैं, जो 15-20 साल बाद होते हैं। या फिर मुझे पता है कि यार मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। फिर मुझे वो पैसे, लेट्स से मुझे नेशनल बॉन्ड में डालने हैं या किसी ऐसी फिक्स जो रिटर्न दे रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डालने हैं। इसी तरह से अगर मुझको, वैसे तो इमरजेंसी फंड बिल्टअप है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरा माइंड चल रहा होता है, मैं उसके हिसाब से अपने जो एलोकेशन है वो मैं कर देता हूँ। अम, ये लेकिन मुझे जब भी कोई नए पैसे आते हैं, मुझे ये सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा कि मैं पैसे कहाँ डालूँ? 1-2 दिन के अंदर मुझे पता होता है कि इनकी एलोकेशन कहाँ होनी है। बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पैसे लेके बैठ जाते हैं। 6-6 महीने तक उनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या करना है। सो इस पॉइंट पे जब आपका इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि पैसे डालने का है, तो आप फिक्स इनकम के अंदर ही डालते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं। तो सिस्टम बना होना चाहिए। ऑटोमेशन होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मैं नहीं करता इस तरह से क्योंकि मुझे कंट्रोल है अपनी चीज़ों के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग ऑटोमेटेड अपना डायरेक्ट डेबिट भी करते हैं कि लेट्स से सर्वर के अंदर अगर जैसे आज आपकी सैलरी आती है, आपको पता है कि 30th को आपकी सैलरी आ रही है, आप 2 तारीख का एक ऑटो डेबिट लगाएँगे और पर्टिकुलर अमाउंट आपकी सर्वा के अकाउंट में चली जाएगी या कोई भी आपका जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें चली जाएगी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ऑटोमेशन बहुत कर सकें बहुत ईज़िली। भले आप पैसे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना इंक्लूडिंग मी अर्लियर, कि मैं खर्चा ज़्यादा नहीं कर रहा होता था, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं पता होता था। तो इन्वेस्टमेंट का जब तक पता चलता है, तब तक उसके बाद आपको समझ में आता है कि यार अब मैं पहले कर देता या बाद में कर देता। इसी तरह से जो लोग जीसीसी में होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अपने आप को टैक्स करें, क्योंकि जब आप ही लोग जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ जाते हैं, तो कैसे पैसे बचा-बचा के काम चल रहा होता है और क्योंकि आपको टैक्स भी देना होता है, 40-45% टैक्स आप दे रहे होते हैं। बहुत आराम से दिल से टैक्स दे रहे होते हैं। यहाँ पर आपको वो टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, लेकिन आप उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे। तो अगर आप वही चीज़ 40-45% जो टैक्स आपको कनाडा में देना है, वो यहाँ पर ऑटोमेट कर दें अपने इन्वेस्टमेंट को, तो मैं कहता हूँ आप रिटायर भी हो सकते हैं इन जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर। बट अगेन ऑटोमेशन इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हैबिट नंबर 10 है, उसके अंदर आपको लर्निंग करनी चाहिए, लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लर्निंग अबाउट वेल्थ, अबाउट मनी, मैं कहता हूँ हर हफ्ते आपको लर्निंग होनी चाहिए। कोई जैसे वॉरेन बफेट भी कहता है ना कि द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। इसमें जैसे अभी लास्ट में एक पॉडकास्ट में गया हुआ था हसल की, वो पाकिस्तान के अंदर मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर एक बात मुझे पता चली वहाँ पर, जो कि मैं हमेशा स्ट्राइव कर रहा होता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ किसी से, तो मुझे नई चीज़ पता चलनी चाहिए। किसी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसी पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, चाहे किसी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, आई वुड लव टू लर्न स्पेशली अबाउट मनी, वैसे भी बाकी चीज़ें भी, कि पाकिस्तान में मुझे नहीं पता था कि जो स्टॉक्स होते हैं, मुझे कहीं से भी रिसोर्स नहीं मिल रही थी कि 5 ईयर से ज़्यादा कहाँ पर उनकी डेटा मिल सकता है। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पाकिस्तान को ज़्यादा नहीं देख रहा था मैं। मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो चल रही थी, मुझे पता था कि उनका उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जब पहले देखता था तो मुझे नहीं मिलती थी इस तरह की कोई रिसोर्स जिसके अंदर 5 साल से ज़्यादा का डेटा मौजूद हो। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे उसी हसल की पॉडकास्ट में पता चला कि 5 साल से ज़्यादा क्या 20 साल तक का आपको डेटा ऑन सरमाया.pk मिल सकता है। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आपको बहुत सारी मिल जाएँगी जब आप लर्न करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, इंटेंशनल बात करना शुरू करेंगे, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। नंबर 11 पॉइंट पर है, यू शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट ओपिनियंस। जब तक आप लेज़र फ़ोकस नहीं होंगे अपने एम्स के ऊपर, तब तक आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे और दूसरों की बातें जब सुनेंगे तो उसके अंदर जिस तरह के ओपिनियंस लोगों के आएँगे, आप उसके ऊपर उसी हिसाब से अपने एक्ट भी करेंगे, जो कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादातर टाइम पर वो गलत होता है। सो इसलिए मेक श्योर करें कि दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी ना करें। जो भी ओपिनियंस कोई दे रहा है, वो उसके हिसाब से, उसकी सर्कमस्टांसेस से या उसके माइंडसेट के हिसाब से हो सकता है।
और हो सकता है वो अच्छा भी हो और हो सकता है वो ख़राब भी हो, तो उसके लिए आपकी अपनी जो जजमेंट है, वो इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह की जजमेंट है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग एक और टॉपिक ऐसा है जो कि इंस्टिगेट करता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि नेटफ्लिक्स स्पोर्ट्स का ये वॉचिंग स्पोर्ट्स और नेटफ्लिक्स वॉचिंग, ये इस तरह का कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंस्टिगेट करते हैं। एक और टॉपिक है, वो गाड़ी का टॉपिक है। अगर किसी को गाड़ी के बारे में बोले कि आपने ज़्यादा महँगी गाड़ी ली हुई है, अपनी औकात से ज़्यादा की गाड़ी ली हुई है, वैसे तो मैं किसी को नहीं बोलता क्योंकि मैं कौन होता हूँ बोलने का। लेकिन अगर आप ये इस तरह के लोगों में बैठना शुरू करेंगे ना, कि वो ओपिनियन देना शुरू करेंगे, आपके पास स्पेसिफिक कार है, तो आप स्पेसिफिक नेशनैलिटी के हैं या आप स्पेसिफिक रेस के हैं। मैं नाम भी नहीं ले रहा अब इस वजह से, ना गाड़ी का नाम ले रहा हूँ, ना ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, ना उस स्पेसिफिक रेस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो सही नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि आपने ये गाड़ी रखी हुई है तो आप स्पेसिफिक रेस के हैं, आपने ये ब्रांड रखी हुई है तो आप स्पेसिफिक रेस के हैं। इस तरह के ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो जो लोग ओपिनियन दे रहे होते हैं इस तरह का, वो आज से 10 साल बाद किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। सो इस तरह के लोगों के ओपिनियंस को तो हमेशा ट्रैश कर दिया करें, उनको सोचा भी ना करें उनके बारे में। नंबर 12 पे कम आउट ऑफ द येस ट्रैप, यानी कि हमेशा ये ट्राई करें कि किस तरह से आपको नो कहना है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। इसी चीज़ के ऊपर ऐसे ही नहीं इसके ऊपर बात हो रही है क्योंकि हाउ टू से नो एक आर्ट है और उसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है लेकिन इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, तो ये नोट करें कि कैसे आप किसी को मना कर सकते हैं। और इस चीज़ को पे मैं भी अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट ईज़ी, बट स्टिल मैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी कर चुका हूँ। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट होता है, और उस चीज़ के लिए नंबर 13 के ऊपर आते हैं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे वो आपके गियर्स हों, जिसमें लेट्स से मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यूट्यूब पे जैसे खर्चा किया है पिछले जुलाई 2023 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट कोई 2.5 साल के अंदर 40,000 दिरहम्स का खर्चा किया, और उससे पहले अलग खर्चा था। तो मैं अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहा था ना वो। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है कि ये एक इस तरह का कैमरा लेके बैठूँ मैं, या मैं बहुत अच्छा मैकबुक लेके बैठूँ। काम तो मेरा वैसे भी चल रहा था, लेकिन मुझे खुद अपने आप को अपग्रेड करना था, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना था, मुझे सीखना था नए गैजेट से। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया अभी तक, लेकिन आई वुड हाइली रिकमेंड, अगर आपको कोई कोर्स समझ में आता है, किसी के साथ मेंटरशिप में जाना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, क्योंकि मैंने फिर अब ये रियलाइज़ किया कि जितनी चीज़ें मैं कर रहा था, उसके अंदर अगर मैं कोर्स ले लेता, तो हो सकता है मेरा जो लर्निंग का पाथ है वो एक्सेलरेट हो जाता। इन एनी केस जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं लर्निंग के अंदर, तो आप नई चीज़ें भी सीख रहे होते हैं। बट इन एनी केस अगर आप पैसों के बारे में बात करेंगे या इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। बट ये चीज़ भी मैंने देखी है कि एट द सेम टाइम जब तक लोग खुद नुकसान नहीं करते हैं, तब तक उनको रियलाइज़ेशन नहीं होती है। तो इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मेरे कोर्सेज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मनी माइंडसेट मास्टर क्लास के जो कोहोर्ट्स हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हैं लोगों में। बहुत सारे लोगों ने उसकी पॉज़िटिव फीडबैक दी हुई है। तो अगर वो करना है, तो वो भी देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, चाहे आपकी अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के अंदर हो, पैसों के बारे में, या वैसे ही इन जनरल प्रोडक्टिविटी, या अपने आप को की जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके अंदर। इन एनी केस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ। हैबिट नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से कि इसके अंदर मैंने कुछ अरसे के लिए खुद भी इम्प्लीमेंट किया और बहुत फ़ायदा हुआ। अब उसके बाद उस लेवल पे मैं नहीं जा सका जो कि मैं चाह रहा था कि चला जाऊँ, लेकिन फॉर अनफोर्सीन रीज़न्स उसमें ये है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो बहुत क्विक और सिंपल होने चाहिए। उसके अंदर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये स्टीव जॉब हो गया या मार्क ज़करबर्ग हो गया, ये इस तरह के जो लोग हो गए, आप इनको देखेंगे कि ये ब्लैक टी-शर्ट, व्हाइट टी-शर्ट, ब्लैक और ब्लू जीन्स, इस तरह की चीज़ों में आपको नज़र आएँगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि इनका एक स्पेसिफ़िक अब पोज़ीशन हो गई है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से इसी तरह के थे। तो जो ऑफ़िस के अंदर मिलते हैं आपको लोग, जो कलीग्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, जो ब्रांड्स की बात करते हैं, मेरे ख़्याल से इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए। आपका शौक है ब्रांड्स पहनना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़ा-सा लोगो यहाँ पर लगाओ ताकि पता हो कि कौन-सा ब्रांड आपने पहना हुआ है, ये फिर दिमाग में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये आप सोच इस तरह की आ जाती है। सो सिम्प्लीफाई करें डिसीजन मेकिंग। जैसे ऑफ़िस अगर जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ वार्डरोब्स हैं, आप वार्डरोब के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं को आप पहनेंगे। ये येस और नो के अंदर क्विकली आपका डिसीजन लेना है। कायदे-आज़म ने भी कहा था ना कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो अपार्ट फ्रॉम योर वार्डरोब थिंग, जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो मेरे ख़्याल से फ़ौरन उस पे इम्पैक्ट आना चाहिए। उसमें डिले नहीं करना चाहिए, एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर नहीं जाना चाहिए। कुछ टाइम सोचें,
डिसीजन लेना है उसको क्विकली डिसीजन लें एंड देन उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है तो लर्निंग उसकी यूज़ करें नेक्स्ट टाइम के लिए। मैंने ये देखा है कि जब भी आप चीज़ों को डिले करते हैं, एक और एग्जांपल मुझे दिमाग में आ गई। एक साहब थे मुझसे बोल रहे थे मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी है, लेकिन मुझे ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। वो 6 महीने तक कैमरा ही सेलेक्ट करने में लग गए कि उनको कौन सा कैमरा सेलेक्ट करना है। तो इस तरह की चीज़ों में मैं कहता हूँ कि फ़ौरन आपको डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद इसी चीज़ से मुझे अगला पॉइंट याद आ गया, स्टार्ट नाउ ऑप्टिमाइज़ लेटर। ये मुझे अली ईरानी ने बोला था, ये मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर पॉडकास्ट आपको मिल जाएगी। अली ईरानी, यहाँ पर एक ग्रुप है सिंपली एफआई, बहुत अच्छा एक ग्रुप है फाइनेंस से रिलेटेड, उसके मॉडरेटर हैं। तो उनको जब मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया था तो उन्होंने बोला था कि देखें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आप ठीक है, आप फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, आप किसी सही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि किस में टैक्स ज़्यादा है, किस में टैक्स कम है, किस में फ़ीस ज़्यादा है, किस में फ़ीस कम है। तो ये चीज़ें बात की बात है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आज इन्वेस्ट करें, ऑप्टिमाइज़ बाद में करते रहें। क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, जिसके अंदर आप बहुत आराम से अपना पोर्टफोलियो इधर से उधर कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप किसी गलत किस्म की इंश्योरेंस कंपनी के साथ चले जाते हैं या पॉन्जी स्कीम में चले जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको समझ में आ गया कि आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपको बराका लेना है, सर्वा लेना है, इंटरैक्टिव ब्रोकर लेना है, कौन-सा लेना है, इंटरैक्टिव ब्रोकर पे अकाउंट नहीं खुल रहा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप सर्वा से स्टार्ट कर दें, बराका से स्टार्ट कर दें, जो चीज़ भी अवेलेबल है, फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन पे स्टार्ट कर दें, रादर देन थिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग ऑफ टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन, फीस ऑप्टिमाइज़ेशन, ट्रांज़ैक्शंस ऑप्टिमाइज़ेशन, डिफरेंट ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ जाने से बजाय आप उसको आज स्टार्ट कर दें। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट कर दें। आज आपके पास कैमरा मौजूद है, फ़ोन मौजूद है, आप उससे स्टार्ट कर दें। थोड़ा-सा माइक इम्पोर्टेंट होता है, वो चीज़ ले लें। पहली वीडियो जब तक डालेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हैं। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 16th पॉइंट वो है 30 मिनट्स रूल। 30 मिनट्स रूल ये कहता है कि आपको जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप ने अपना पूरा टाइम लगा दिया उसको और आप समझ नहीं आ रहा, तो हेल्प की तरफ जाएँ। उसमें हेल्प माँग लें। अगर लेट्स से एक्सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं समझ में आ रही है, तो पहली हेल्प तो मेरी होती है हमेशा यूट्यूब। दूसरी हेल्प अगर होती है तो मुझे पता है ऑफ़िस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सेल अच्छी है। बल्कि मेरे ख़्याल से नदीम भाई की भी एक्सेल अच्छी है, जिनकी मैंने अभी बात की थी मनी माइंडसेट ग्रुप में। तो उनसे भी मैं पूछता हूँ कभी-कभी। तो इस तरह की म मसले होते हैं तो पूछ लें। ऑलवेज़ आस्क, जैसे वो एक सेइंग है ना कि इफ यू डू नॉट आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज़ नो। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि जब 30 मिनट्स आपने लगा दिए हैं ऑलरेडी, उसके अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा इस चीज़ का सॉल्यूशन, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे जो जो शायद आपको सॉल्यूशन तो ना दे, लेकिन आप जब बात करेंगे तो डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आता है और डिफरेंट एक डायमेंशन खुलती है। तो आई एम श्योर इस तरह की चीज़ों से जब भी आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद सोचने के बाद किसी और से बात करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने अभी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले हम लोगों ने एक पॉडकास्ट की थी, मैंने, बहरोज़ ने, यासीन ने, जमील ने। हम लोग एक ग्रुप का पार्ट हैं, जो जब से हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो वो एक पॉडकास्ट थी अबाउट मेकिंग मनी, अबाउट जनरेटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। उस वीडियो का, उस पॉडकास्ट का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसको जाके आप देख सकते हैं। पैसिव इनकम के बारे में अगर आपको देखना है, कैसे पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, इवन आप बाहर रहते हैं तब भी, कौन-कौन से टूल्स हैं, कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।